रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लैब के अंदर डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर ट्रेनर के बारे में, और मैंने आपको एक पिक्चर बताई थी कि जो कि हमारे लैब के अंदर मौजूद है ट्रांसफार्मर। आज उसी ट्रांसफार्मर के ऊपर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, और इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये है कि आपने बेसिक जो कंसेप्ट है कि हाउ टू फाइंड द टर्न रेशोज़, तो आज हमने वो करना है। उससे पहले मैं छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि हमारे पास इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर के अंदर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि टॉप के ऊपर हमारे पास 3 ट्रांसफार्मर हैं, ठीक है। इनमें से जो ये 2 ट्रांसफार्मर है जिसको हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, तो हमारे जितने भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनके अंदर हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमारे पास ये 3 मीटर्स हैं जिनको हम एनालॉग मीटर भी बोलते हैं। जो करंट मेजर करने के लिए इसकी जो मैक्सिमम रेंज है हमारे पास 1 एम्पेयर तक ये करंट मेजर कर सकता है, और ये वाला मीटर भी 1 एम्पेयर तक, और ये वोल्ट मीटर है जो 300 वोल्ट तक हमारे पास वोल्टेज को मेजर कर सकता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल रियोस्टेट भी बोलते हैं और इसको वेरिएबल रजिस्टर भी बोलते हैं, जो मैक्स 10 वाटेज के हैं। मीन्स अगर कम वाट की आपके पास पावर चाहिए और लोड, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास वेरिएबल जो है इनकी वाटेज जो है थोड़ी हाई होती है। तो स्टेप 1 हम देखते हैं कि इसको कैसे ऑन करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है इसकी पावर केबल कनेक्टेड है कि नहीं। आपको पावर केबल कनेक्ट करके उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है। इसको आप प्रेस करोगे, एक ये पावर इसकी टर्न ऑन होगी, ठीक है। आपने बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं करनी, आपने वायर को किसी को इस तरह टच नहीं करना जबकि ये आपके ऑन हो, ठीक है। क्योंकि 0.5 का करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा होता है, 220 वोल्ट भी होती है, तो आपकी जो है वो बॉडी के लिए ख़तरा है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 हमारा ये स्लैब का कि इसके अंदर हमने सबसे पहले वाइंडिंग जो है इसकी रेजिस्टेंस देखनी है। इसके अंदर हमने सबसे पहले वाइंडिंग रेजिस्टेंस देखनी है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, ठीक है। आपके पास ये मल्टीमीटर है, इसको आपने सबसे पहले रेजिस्टेंस पे सेट कर दें। मैंने इसको ऑन कर दिया। सबसे पहले मैं देखता हूँ H1 और H2 की रेजिस्टेंस कितनी है, तो ये आपके पास आ रही है 46.4। इसी तरह आपने H2 और H3 की रेजिस्टेंस देख लेनी है। यह हमारे पास आ रही है 18.9। इसी तरह अब जब H4 और H5 के क्रॉस आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, ये आपके पास आ रही है 7.9। और अब इसके आउटपुट पे इसकी रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। समटाइम ऐसा हो जाता है कि आपका वोल्ट मीटर जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा होता। ओके, आपके पास आ रही है 0.5। एक मिनट, लेट मी चेंज द वोल्ट मीटर। बीच में पास भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। पास कहाँ से होता है? ओके, अभी हमने मल्टीमीटर को चेंज किया। अब लेट्स सी कि अब इसकी रेजिस्टेंस क्या आ रही है। मैं चेक करता हूँ एक रेजिस्टेंस अक्रॉस X2 और X1, X3 एंड X4 चेक करते हैं। ओके, 1.8, ठीक है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि हमने इसमें स्टेप 1 के अंदर जब आपने कुछ भी कनेक्शन नहीं किया, आपने सप्लाई ऑन भी नहीं की, उसमें आपने क्या किया कि आपने इसकी वाइंडिंग के क्रॉस इसकी रेजिस्टेंस को देखी, और रेजिस्टेंस को देखने के बाद आपके पास एक डेटा शीट बनी होगी लैब मैनुअल के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ये डेटा शीट के अंदर आपका ये कि RH1 RH2 का क्या मतलब है कि आपने रेजिस्टेंस अक्रॉस H1 एंड H2 फाइंड की। मेरे पास लेट सपोज 36.5 आ गई। इसी तरह RH3 RH4 क्या होगा आपके पास, H3 अक्रॉस H4 वाइंडिंग के अक्रॉस आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ये इस तरह आपने टेबल फिल कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, लेकिन हम इसके आउटपुट पे लोड कनेक्ट नहीं करेंगे। अब इसे फिगर 1.1 के अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, सप्लाई को कनेक्ट कर दिया H3 और H5 के क्रॉस, और इसमें आउटपुट पे हमारे पास लोड नहीं है। लेकिन जब सप्लाई को कनेक्ट करेंगे हम डिफरेंट वोल्टेजेस देखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस H1 H2, वोल्टेज अक्रॉस H3 H4, H3 H5, H4 H5 एंड X1 X2 एंड X3 X4। X1 X2 आउटपुट है हमारे पास, X3 X4 भी हमारे पास आउटपुट है। तो चलें करेक्शंस करते हैं।
कनेक्शन के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपकी ये जो ट्रांसफार्मर ट्रेनर है इसकी पावर ऑफ होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपने वायर्स लेनी है, कनेक्टिंग वायर से हमारे पास यहाँ से आप सप्लाई देते हो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी, आप इसका कनेक्शन करेंगे। ये मैंने कनेक्ट कर दी। साथ में आपने लैब मैनुअल को सामने रखना है। ओके, मैं इसको देख के कनेक्शन करूँगा। H3 मेरे पास कनेक्टेड है। H3 ये मेरे पास कनेक्टेड है 220 पे। ओके, चूँकि ज़ीरो है तो मैं इसको रेफरेंस ज़ीरो के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद H5 मेरे पास कनेक्टेड है 220 वोल्ट के साथ, तो मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा 220 वोल्ट के साथ। अब ये हमारा करेक्शन हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी डिफरेंट वाइंडिंग पे अब हमने इसमें एक वोल्टेज फाइंड करनी है। तो अब मैं इसको टर्न ऑन करूँगा। ओके, अभी हम सबसे पहले सप्लाई देखते हैं, इसको सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। सबसे पहले मीटर की नॉब आपने ये ख्याल रखना है कि ये हमारे पास एक नॉब यहाँ पे मिली एम्पेयर पे लगी होती है। बाजू का स्टूडेंट मैयर कर रहे होते हैं, वोल्टेज नहीं आ रही होती, तो हमने अभी वोल्टेज को मैयर करना है। तो ये नॉब हमारे पास वोल्टेज पे होगी, दूसरी वाली कॉम पे होगी, ब्लैक, जिसको हम रेफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं सप्लाई हमारे पास कितनी आ रही है। मैंने यहाँ से नॉब को वोल्टेज पे नहीं किया हुआ था, इसीलिए उसने बीप दिया। अब मैंने इसको रख दिया मैक्सिमम रेंज पे, रख दिया 750 पे। तो अब मेरे पास वोल्टेज कितनी आ रही है, 228 वोल्ट आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट जो सप्लाई आ रही है वो 228 वोल्ट है। अब मैं सबसे पहले मैनुअल के मुताबिक ओके, सबसे पहले मैनुअल के मुताबिक मैंने वोल्टेज फाइंड करनी है H1 और H2 के क्रॉस। तो H1 मेरे पास क्या है, H2 के क्रॉस मेरे पास वोल्टेज आ रही है 228। तो आपने क्या कर देना है, आपने इसको इस पर नोट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे नोट कर दिया 228 वोल्ट। इसी तरह फिर मैंने फाइंड करनी है H3 और H4 के क्रॉस। तो H3 और H4 के क्रॉस मेरे पास क्या आ रही है, 165 वोल्ट आ रही है। फिर आपने इसको इस पर नोट कर दिया। इसके बाद मैं कनेक्शन करता हूँ, वोल्टेज फाइंड करता हूँ H3 एंड H5 के क्रॉस। तो आपने चेक करना है यहाँ पे H3 किधर है और H5 का है। तो मेरे पास वोल्टेज आ रही है 227 वोल्ट आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद मैं आउटपुट पे वोल्टेज फाइंड करता हूँ। आउटपुट पे मैंने X1 और X2 के क्रॉस फाइंड करनी है। तो आपने क्या कर दिया, मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिया। ये आपके पास X1 है और ये X2 है, तो कनेक्ट कर दिया। आपके पास आउटपुट आपके पास आउटपुट 12 वोल्ट आ रही है, क्योंकि ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट टू 12 वोल्ट हमारे पास ट्रांसफार्मर है। इसी तरह अब हम X3 और X4 के क्रॉस वोल्टेज को फाइंड करते हैं, तो हमारे पास 12 वोल्ट आ रही है। इन सब को करने का मकसद ये है कि एट द एंड हमारे पास हमारा जो टारगेट है आज के, हमने टर्न रेशियोज़ फाइंड करनी है। टर्न रेशियोज़ कैसे फाइंड करेंगे, जब हमारे पास, चूँकि हम जानते हैं कि टर्न रेशियो का हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है, वो है N1/N1 रेशियो N2 इक्वल टू V1 रेशियो V2। तो N1 इज़ द टर्न रेशियो ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग एंड N2 इज़ द टर्न रेशियो ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, and V1 is the voltage across the primary winding and V2 is the voltage across the secondary winding। तो जब हम वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर देंगे तो उसकी रेशियो से हम टर्न रेशियो फाइंड कर सकते हैं। एक नो लोड पे, एक विथ लोड है। तो जो अगला एक्सपेरिमेंट है हमारा वो विथ लोड हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो इसमें ये कि हमने जो इनपुट सप्लाई देनी है और आउटपुट में हमने लोड कनेक्ट करना है और साथ में एम मीटर कनेक्ट करना है। और फिर हमने उसी तरह, जिस तरह पहले स्टेप के अंदर हमने डिफरेंट वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज फाइंड किए, नेक्स्ट स्टेप में भी हमने ये रिपीट करना है। तो हमारे पास लैब मैनुअल के अंदर जो लोड कनेक्टेड है वो 12 ओहम कनेक्टेड है। तो 12 ओहम हम यहाँ से कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले आपने मल्टीमीटर की नॉब को कनेक्ट कर दिया और इसको रख दिया आपने 12 रेजिस्टेंस, नॉब को घुमा के रेजिस्टेंस वाली वैल्यू पे रख दिया। अब आपने यहाँ से इस वेरिएबल नॉब को घुमा के इसकी वैल्यू को 12 करना है। ओके, ये हमारे पास
12, हमारे पास 12.1 ओम अब हमारे पास लोड है, अवेलेबल है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप किया, हमने इसके साथ कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम लैब मैनुअल को देखें। ओके, सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने क्या करना है, H1 को H2 को आपस में कनेक्ट कर देना है। सही, स्टेप नंबर, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमने H1 और H5 को H1 को H3 के साथ कनेक्ट कर देना है, H2 को H5 के साथ कनेक्ट कर देना है, और H1 और H5 के क्रॉस हमने इनपुट सप्लाई अप्लाई कर देनी है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि जो आउटपुट लोड है उसके अंदर सीरीज़ के अंदर हमने एमीटर कनेक्ट करना है, और उसके साथ हमारा जो आउटपुट लोड होगा वो 12 ओम होगा, जिसके अंदर हमारे पास करंट रेटिंग है वो 1 एम्पेयर होगी। तो कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कनेक्टिंग वायर ली और मैंने कहा कि ये ख़ास ख्याल रखना कि सप्लाई आपकी ऑफ होनी चाहिए। ओके, तो मैंने कहा कि सबसे पहले H1 को कनेक्ट करना है H3 के साथ, मीन्स 0 को 0 के साथ कनेक्ट कर दें। H2 को कनेक्ट कर दें H5 के साथ। आपका ये कनेक्शन हो गया। अब आपने क्या करनी है, इनपुट सप्लाई कर देनी है। H1 मैं दोबारा कनेक्शन चेक कर लेता हूँ। H1 कनेक्टेड है H3 के साथ, H1 कनेक्टेड है H3 के साथ, एंड H2 कनेक्टेड है H5 के साथ, और मैंने अब इसके ऊपर सप्लाई अप्लाई कर देनी है। ये और ये मेरा कनेक्शन हो गया। मैंने क्या किया, यहाँ से इनपुट सप्लाई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड अप्लाई कर दी और उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद जो स्टेप है, मैंने क्या करना है, इसमें लोड को कनेक्ट करना है सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ, लेकिन मैंने सीरीज़ के अंदर एम मीटर को भी कनेक्ट करना है। आप चूँकि इस मीटर को भी यूज़ कर सकते हैं लैब के अंदर, बट मैं चाहता हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल भी पता चल जाए, चूँकि एनालॉग मीटर हम इसलिए ज़्यादातर यूज़ नहीं करते कि हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, ये एनालॉग वैल्यू होती है। और जो डिजिटल मीटर है ये हमें एग्जैक्ट पॉइंट के अंदर भी वैल्यू देता है, तो इसकी जो डिजिटल मीटर है उसकी वैल्यू एक्यूरेट होती है। अच्छा, सबसे पहले स्टेप क्या है कि मैंने लोड को, फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये फिगर है, अब हमारे पास ये नोड है X1 की नोड, लेट सपोज मैं X3 से स्टार्ट, X3 की नोड है कनेक्टेड है M मीटर के साथ। तो हमारे पास इसमें X3 क्या है, X3 की नोड कनेक्टेड है M मीटर के साथ, और X4 यहाँ से इन्होंने गलत किया थोड़ा बहुत। और उसके बाद जो हमारे M मीटर का जो आउटपुट है वो कनेक्टेड है रेजिस्टेंस के साथ। तो ये कनेक्ट है रेजिस्टेंस के क्रॉस, और रेजिस्टेंस आपका है 12 ओम, और उसका जो आउटपुट है वो कनेक्टेड है X4 के साथ। उसका जो आउटपुट आ गया ये हमारे पास कनेक्टेड है X4, वेयर इज़ X, लाइक मैं X3 पे कनेक्शन करता हूँ। आपका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, उसी तरह जो स्टेप नंबर आप इससे पहले आपने वोल्टेज फाइंड की, वोल्टेज अक्रॉस H1 H2 एंड वोल्टेज अक्रॉस H3 H4, इसी तरह आपने रिपीट करना है। लेकिन इसमें ये है कि इस दफ़ा हमने जो चीज़ की है वो लोड, जो पहली कैलकुलेशन थी वो एट नो लोड था। अभी मैं चेक कर लेता हूँ, और ये देखें आप, ये एनालॉग मीटर के ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास करंट की रेटिंग है वो 1 एम्पेयर है। तो ये हमें एनालॉग मीटर बता रहा है इट्स अप्रॉक्सीमेटली 0.9 समथिंग, तो ये नियरली इक्वल टू 1 एम्पेयर रेटिंग है, ठीक है। ओके, अब मैंने पावर ऑफ कर दी, इसका कनेक्शन मैंने वोल्टेज पे कर दिया। ओके, सबसे पहले मैंने वाइंडिंग H1 और H2 के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है। पावर ऑन। ओके, मेरे पास जो वोल्टेज आ रही है 233 आ रही है, तो इसको हमने क्या कर देना है, इसको हमने नोट कर देना है स्टेप 3 के अंदर विथ लोड के ऊपर VH1 H2, जहाँ पे उसकी इक्वल जो आपने अभी वोल्टेज फाइंड की, यहाँ पे आपने इसकी रीडिंग नोट कर देनी है। इसके बाद आपने कनेक्शन कर देना है, वोल्टेज अक्रॉस H3 एंड H5 फाइंड करनी है, वोल्टेज अक्रॉस H3 एंड H5। यहाँ पे मेरे पास 231 आ रही है, मैंने रीडिंग अपने पास नोट कर देनी है। इसके बाद मैंने फाइंड करनी है H3 एंड H5। तो H3 एंड H5 मैं फाइंड कर चुका हूँ, एंड H3 एंड H4 चेक करते हैं।
तो ये मेरे पास आ रही है 168 वोल्ट। और इसके बाद वोल्टेज अक्रॉस लोड, आउटपुट पे वोल्टेज फाइंड करते हैं। तो मेरे पास एट नो लोड चेक करता हूँ कितना है। तो ये मेरे पास आ रही है रीडिंग, में कनेक्ट आ गया। ओके, 12 वोल्ट मेरे पास वोल्टेज आ रही है। तो अब आपने रीडिंग नोट करने के बाद जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, इसकी टर्न रेशियो फाइंड करनी है। टर्न रेशियो एट नोड लोड एंड टर्न रेशियो विथ लोड। अब ये मेरे पास कैसे आया, NH1 H2 डिवाइडेड बाई NH3 H5 विच इज़ इक्वल टू VH1 H2 डिवाइडेड बाई VH3 एंड H5। और हमारे पास लेट सपोज ये एट नोड लोड VH1 H2 228 है, VH3 एंड H5 226 है। तो आप इनकी रेशियो से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह NH1 H2 के लिए भी, NH1 H2 के लिए भी, और इसके अंदर विथ लोड के अंदर भी आपने ये स्टेप रिपीट करने हैं। ये जो आज का जितना भी टास्क था वो आपका ये था। अब ये इस वन का मतलब ये नहीं है कि ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर है। इसका ये मतलब है कि इसकी जितनी टर्न प्राइमरी साइड है उतने ही टर्न इसके सेकेंडरी साइड भी हैं। या इसकी कॉयल की वैल्यू जो बता रहा है कि 1 आ रहा है, ठीक है। चूँकि आइडियल ट्रांसफार्मर हमारे पास इसलिए नहीं होते कि हमारे पास बहुत सारे लॉसेस होते हैं। एक कोर लॉसेस हो गए, हिस्टेरिसिस लॉसेस हो गए, डिफरेंट लॉसेस होते हैं। आइडियल एफिशिएंसी तो 100% है, लेकिन जब आप लॉसेस को कंसिडर करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी 50 से 60% हो जाती है। ये था आज आपका प्रैक्टिकल टास्क। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैं आपको पार्ट 2 अपलोड करूँगा वो आपका टास्क है मैटलैब पे। तो इंशाल्लाह उसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच।